प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश और क्षेत्र के अंतर्गत सेट 3 में हम लोग भिन्न भिन्न तरह के प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सेट 3 को देखने से पहले आप सेट 2 और 1 को भी आप जरूर देखें, क्योंकि सभी सेटों में जो है अलग अलग प्रश्नों का जो है व्याख्यात्मक हल किया गया है। अलग अलग सभी सेट में प्रश्न दी गई हैं, जिससे आपको अलग अलग तरह का कॉन्सेप्ट जानकारी प्राप्त होगा। तो आइए सेट 3 में हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। ये पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, एकांक आवेश से संबंधित हवा में कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों, आप गॉस के प्रमेय से आप जानते हैं, गॉस के प्रमेय से ये फॉर्मूला आता है विद्युत फ्लक्स का 1/ε0 इंटू क्यू। और यहाँ पर जो आवेश है ये आवेश एकांक आवेश है, तो इस तरह से हम लोग विद्युत फ्लक्स के लिए ई लिख देते हैं, क्योंकि एक चुंबकीय फ्लक्स भी होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में बी लिखा जाता है और विद्युतीय फ्लक्स में यहाँ पर हम लोग ई लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/ε0 और एकांक आवेश है तो हम लोग दे देंगे 1। चूंकि यहाँ पर यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं लिखे हैं। अगर नीचे में ε0 का मान रखना होता है तो यहाँ पर भी आप रखते हैं। तो इस तरह से विद्युत फ्लक्स फाई, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1/ε0। और ये जब ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है पावर में इसका, तो 1 दे सकते हैं आप। और जब यहीं ऊपर की तरफ जाएगा तो ε0 होल टू द पावर -1। इस तरह से जब आप चारों ऑप्शन को ध्यान देंगे तो आप पाइएगा आंसर बी जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ है, कोई पिंड ऋणावेशित किस प्रकार से हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जब उस पिंड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, जब उस पिंड पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जब उस पिंड पर प्रोटॉन की अधिकता हो, और चौथा, जब उस पिंड से कुछ न्यूट्रॉन निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए बॉडी की कोई ये बॉडी है, कोई ये पिंड है, और इस पिंड से जो है कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाते हैं। जब पिंड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, और जब पिंड पर इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो इस पर कौन सा आवेश आएगा, तो धनावेश आएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पर निकल रहा है। और जब कोई पिंड है और इस पर जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पिंड पर कौन सा आवेश हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, कोई पिंड ऋण आवेशित होगा, तो ऋण आवेशित किस कारण से होगा, जब पिंड पर जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग जो एक अधिकता के लिए, कमी के लिए आप जान लिए। अब ये सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा। सी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रोटॉन जो है नाभिक से नहीं निकलते हैं, काफी मजबूती से जो है प्रोटॉन नाभिक के द्वारा बंधे हुए रहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है प्रोटॉन का आना या जाना की संभावना नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन पर चर्चा करेंगे। तो न्यूट्रॉन भी नाभिक के द्वारा काफी मजबूती से बंधे हुए रहते हैं, और न्यूट्रॉन पर तो किसी तरह का आवेश होता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के निकलने या आने से, या न्यूट्रॉन नहीं निकल सकता है क्योंकि मजबूती से बंधा रहता है। इसलिए इस प्रश्न से संबंधित जो है न्यूट्रॉन का कोई भागीदारी नहीं है। अतः कोई पिंड ऋणावेशित जो है तब होगा जब उस पिंड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। राइट आंसर ए। बच्चों अगला प्रश्न दिया गया है, परावैद्युतता का एसआई मात्रक क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप कूलाम बल के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये जो ε0 है इसका ही बीमा निकालना है, जिसे हम लोग परावैद्युतता बोलते हैं। तो ये ε0 लिखेंगे तो ये F नीचे की तरफ आ जाएगा 1/4π, और ये हो जाएगा F, और ये मॉड ले लिए, दोनों धनात्मक आवेश यहाँ है, Q1 Q2 हो जाएगा, और अपॉन R²। तो अब हम लोग सब बीमा यहाँ पर मात्रक निकलते हैं। तो ये आवेश है, Q1 Q2 आवेश है, तो आवेश का होता है कूलाम, तो कूलाम गुना कूलाम हो जाएगा। और ये 4π का कुछ भी मात्रक नहीं होगा, बल का हो जाएगा न्यूटन, और ये R दूरी है, स्क्वायर है, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसलिए ε0 का मात्रक हो जाएगा
कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन और ये जगह पर मीटर स्क्वायर। तो आप इस ऑप्शन को देखिए और देखिए कौन सा ऑप्शन है। तो कूलाम स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर मिल गया, और पर न्यूटन, तो पर न्यूटन यहाँ है, देख रहे हैं कूलाम स्क्वायर है, पर न्यूटन है, और पर मीटर स्क्वायर तो ये है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, चित्र दिया गया है और पूछा जा रहा है बंद सतह ए से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो गॉस के प्रमेय से विद्युत फ्लक्स के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, अब भी फॉर्मूला जान रहे होंगे, 1/ε0 इंटू ये समेशन चार्ज हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्यू लिखते हैं, और यह आवेश जो है बंद सतह के अंदर होना चाहिए। तो बंद सतह कहाँ का लेना है, एस का लेना है, तो इसके अंदर जो भी आवेश होगा उसी से मतलब है। तो ये जो आवेश है ये बाहर की तरफ है, तो इस आवेश से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है ये प्लस क्यू और इसे माइनस क्यू से। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग लिखते हैं समेशन क्यू, क्योंकि जब एक सिंगल आवेश रहता तो यहाँ समेशन लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब दो आवेश हो या दो से अधिक आवेश हो यहाँ पर समेशन क्यू लिखते हैं, और यह आवेश बंद सतह के अंतर्गत होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। तो आप यहाँ लिख पाएंगे 5 बराबर 1/ε0 इंटू समेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो इन दोनों आवेशों को 3 रहता 3 जोड़ते, 5 रहता 5 जोड़ते, अभी 2 आवेश है तो 2 आवेश को जोड़ेंगे, तो यहाँ जोड़ेंगे हम लोग प्लस क्यू और यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फर्दर आगे फिर लिखेंगे हम लोग 1/ε0 इंटू ये हो जाएगा क्यू, प्लस क्यू लिखिए चाहे केवल क्यू लिखिए, अब प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा माइनस क्यू। इस तरह से 5 = 1/ε0 इंटू 0 हो जाता है, और 0 में ε0 से भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा 0, इसलिए बंद सतह से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। अगला प्रश्न दिया गया बच्चों, चित्र में दिखाए गए क्षेत्र रेखाओं के आधार पर Q1 और Q2 की आवेश की प्रकृति बतलाना है, यानी कि दोनों आवेश की प्रकृति का मतलब हो गया यहाँ पर कि ये दोनों आवेश धनात्मक है, दोनों आवेश ऋणात्मक है, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, या एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, ये हम लोग को जानकारी लेना है। तो जब क्षेत्र रेखा हम यहाँ देखेंगे, अगर बच्चों देखिए मान लीजिए कि ये कोई धनात्मक आवेश है, यहाँ पर जो है कोई धनात्मक आवेश हम लोग लेते हैं, तो क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ निकलेगी। क्षेत्र रेखाएं रहेगा तो धनात्मक रहेगा तो बाहर की तरफ, और जब ऋणात्मक आवेश लेते हैं तब जो है क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ होती है। ये जो हम लोग क्षेत्र रेखा ड्रॉ किए खींचे हैं सिंगल आवेश के लिए, जब डबल आवेश रहता है या बहुत आवेश रहता है तो ये क्षेत्र रेखाएं कर्व हो जाती है। यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर दिशा जो है क्षेत्र रेखाओं की दिशा आवेश की तरफ है, अंदर की तरफ है, इसमें भी और इसमें भी, इसलिए दोनों आवेशों की जो प्रकृति हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। बच्चों अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी पिंड पर से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं जिससे कि उस पिंड पर आवेश का मान 1 कूलाम हो, और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम लोग जो है आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत से हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, Q बराबर NE, और N बराबर यहाँ प्लस माइनस होता है, प्लस और माइनस, तो इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर धन आवेश होगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर Q बराबर ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखा जा सकता है Q बराबर ये हो जाएगा NE, क्योंकि प्लस होगा केवल प्लस लेंगे यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है तो प्लस लीजिए चाहे ना लीजिए, यहाँ पर पॉजिटिव ही है, तो N बराबर हो जाएगा Q/E। इस तरह से N बराबर ये आवेश, तो आवेश का मान दिया हुआ है 1 कूलाम, तो आप लिखिए 1 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 10 के पावर -19 कूलाम, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 के पावर 19 से ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप लिख पाएंगे 10 के पावर 19 बाई 1.6, तो n बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 19 बाई 1.6, और ये दशमलव हटाइएगा तो ऊपर लिख पाइएगा,
और इस तरह से n बराबर 10/16 और एक 10 इसमें से ला देते हैं तो ये हो जाएगा 100 और गुने 10 के पावर 18। यहाँ हो जाएगा 25 चौके 100 और ये 4 चौके 16। 25 में 4 से भागा देंगे तो आपको आएगा 6.25 और गुने 10 के पावर 18। इस तरह से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यह हो जाएगा बी। ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में 2-3 बार पूछे जा चुके हैं और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से ही सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न है 0.1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर क्यू माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। तो बताइए इस घन के प्रत्येक सतह से संबंधित विद्युतीय फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स क्या होगा, और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मान लीजिए ये कोई घन है और इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है 0.1 मीटर है। यह भी सभी भुजा जो है आपस में बराबर होंगे और केंद्र पर ये आवेश रखा गया है। तो केंद्र पर आवेश है तो विद्युत ये और ये धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखा जो है इससे भी बाहर निकलेगा और इससे भी बाहर निकलेगा, ये वाला से भी बाहर निकलेगा, इससे भी बाहर निकलेगा पीछे की तरफ और इससे भी बाहर निकलेगा इधर 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 इधर। यानी कि यहाँ पर कितने सतह है, एक ऊपर और एक नीचे, एक इधर और एक पीछे, 4 और एक इधर और एक इधर, यानी कि 6 सतह है। इस तरह से कुल हम लोग विद्युत फ्लक्स का जब बात करते तो आप लिख पाते हैं यहाँ पर 1/ε0 और इंटू क्यू माइक्रोकूलम, नहीं ये हो जाता है हम लोग का। अब चूंकि प्रत्येक यहाँ पर देखिए प्रत्येक सतह की बात की जा रही है, यानी कि या तो इस सतह की बात की जा रही है या तो इस सतह की बात की जा रही है या तो इस सतह की बात की जा रही है। तो एक सतह ये जो हम लोग का मान आया है 5 बराबर 1/ε0 क्यू माइक्रोकूलम, यह जो है दिया गया है सभी सतहों के लिए यानी कि 6 सतह के लिए और प्रत्येक सतह का निकालना है। तो हम लोग लिख पाएंगे अतः अभीष्ट विद्युत फ्लक्स यानी कि ये 5 बराबर हो जाएगा 1/6 इंटू ये हो जाएगा ये, इस तरह से 5 = 1/6 इंटू ये रखेंगे आप 1/ε0 इंटू क्यू और माइक्रो का यहाँ पर मान रख देना है आपको 10 के पावर -6। इस तरह से 5 बराबर हो जाएगा Q/6ε0 इंटू 10 के पावर -6। तो ये इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा सी। बच्चों अगला प्रश्न दिया है साबुन के बुलबुले को जब ऋण आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या हमेशा बदलते रहेगा। तो देखिए बच्चों एक फॉर्मूला आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े हैं, तरल यांत्रिकी में हम लोग पढ़े हैं क्लास 11th में, यानी कि P एक्सेस के लिए जो फॉर्मूला है अतिरिक्त दाब, इसे हम लोग बोलते हैं अतिरिक्त दाब के नाम से हम लोग जानते हैं 4σ/r। ये खोखले बुलबुले के लिए है। सिग्मा का मतलब हुआ पृष्ठ तनाव, आर का मतलब जो है त्रिज्या है। तो देखिए जब ऋण आवेश दिया जाएगा तो पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। पृष्ठ तनाव का मान ये जो सिग्मा का जो मान होगा ये सिग्मा का मान घटेगा, पृष्ठ तनाव का मान घटेगा और जब सिग्मा का मान घटेगा तो दबाव का मान घटेगा। इस तरह से त्रिज्या का मान क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो ध्यान में रखना है जब ऋण आवेश देंगे तो पृष्ठ तनाव घटेगा और त्रिज्या बढ़ेगी। बच्चों अगला प्रश्न है एक धात्विक गोला को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो विद्युत क्षेत्र रेखा किस पथ का अनुसरण करेगी। तो यहाँ देखिए डायग्राम बनाया गया है और ये ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4। सबसे पहले बच्चों जब कोई धात्विक गोला है यानी कि यह एक बंद सतह है और इसे विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस बंद गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो जब विद्युत क्षेत्र उसके अंदर शून्य होगा, गोला के अंदर ई का मान शून्य हो जाएगा, इसका मतलब है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र पास नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 बिल्कुल गलत है। तो इन दोनों ऑप्शन को हम लोग निकाल दिए। अब ऑप्शन 1 और 4 बचा।
तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन 1 पर विचार करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा जो है बंद सतह पर जो है अभिलंबवत होता है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप पाइएगा कि इधर 90 डिग्री से अधिक हो गया, इधर 90 डिग्री से कम हो गया, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा जो है बंद सतह पर अभिलंबवत बना रहा है, इधर भी 90, इधर भी 90 और यहाँ पर भी 90 बना रहा है, इधर भी 90 बना रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 4, यह आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, किस तरफ होती है, तो दिशा बताना है। मान लीजिए ये आवेश है प्लस क्यू है और एक दूसरा आवेश हम लोग ले लेते हैं माइनस है क्यू, या इसको आप प्लस मान लीजिए और इसे हम लोग जो है ऋणात्मक आवेश मान लेते हैं, इसे हम लोग मान लेते हैं माइनस क्यू और बीच की दूरी हम लोग मान लिए 12। तो बच्चों सबसे पहले यह जानिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है कि सदिश राशि है और इसकी दिशा होती है, और इसकी दिशा जो है ऋणात्मक आवेश से किस तरह होगी, धनात्मक आवेश की तरफ। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग पी से दिखाते हैं, तो इसकी दिशा हो जाएगी ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं क्यू एक आवेश का परिमाण नहीं और इंटू 12, तो ये हम लोग इस तरह से वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं P बराबर क्यू इंटू 12, जिसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है। राइट आंसर हो जाएगा बी।